मम्मी, एक समोसा दादी माँ को भी दे दूँ? पिंकी ने कहा। तुझे कितनी बार कहा है, ये समोसा उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाया। तू भी चुपचाप खा ले, वरना तुझे भी उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर पिंकी बेचारी चुपचाप समोसा खाने लगी। इस घर में दादी के अलावा और कोई उसका दोस्त नहीं था। वह सारा दिन उन्हीं के साथ खेलती थी। अपने पापा की इकलौती संतान होने के कारण और कोई नहीं था जिसके साथ वह खेल सकती, इसलिए वह हमेशा अपनी दादी के साथ ही खेला करती थी। पर कविता उसे हमेशा अपनी सास के पास जाने से रोका करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी सास बहुत ही बदनसीब है, क्योंकि उसने उसके पहले बेटे को निगल लिया। अजय आज दुकान से जल्दी आने वाले थे, क्योंकि आज कविता का जन्मदिन था। इसलिए कविता ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी, बस अजय का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें कविता ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाया था। कविता ने खाना बनाकर थोड़ी सी दाल और 2 सूखी रोटी पिंकी के हाथ अपनी दादी के लिए भिजवा दी। पिंकी खाना लेकर अपनी दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, लो खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। आओ मेरी रानी बेटी, आओ मेरी गोद में बैठो। नहीं दादी अम्मा, मम्मी ने मना किया है कि उस बुढ़िया की गोद में मत बैठना। अगर मम्मी ने देख लिया तो मम्मी मुझे खाना नहीं देगी। पता है दादी माँ, आज मम्मी ने समोसे बनाए हैं। पर गुड़िया रानी, तुम मेरे लिए तो समोसा लेकर नहीं आई हो, और यह रोटी कितनी सूखी है, खाई ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उनकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं दिए। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे दादी माँ। पिंकी के मुख से यह बात सुनकर दादी माँ के मुंह में पानी आ गया। पिंकी बेटा, अभी समोसे कितने बचे हैं? बहुत बचे हैं दादी माँ। दादी माँ, मैं अभी देखती हूँ, जो मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए एक समोसा ले आऊँगी। पिंकी ने बाहर निकलकर देखा तो उसकी मम्मी टीवी देखने में बिजी थी। पिंकी चुपके से किचन में जाती है और एक समोसा अपने नन्हे हाथों में छुपाकर अपनी दादी माँ को देती है। बुढ़िया जैसे ही पिंकी के हाथों में समोसा देखती है, बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। पिंकी जब यह सब देखती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। बहुत स्वादिष्ट है पिंकी बेटा, जाओ एक और समोसा ले आओ, बहुत मन कर रहा है खाने का। अभी नहीं दादी माँ, अगर मम्मी ने देख लिया तो तुम्हें भी मार पड़ेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने अब देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। बुढ़िया को अब रह रहकर उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी अंगुलियां चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। यदि रात में समोसे बच गए तो मैं एक और ले आऊँगी दादी माँ। कविता टीवी देखते हुए, खाना खा लिया बुढ़िया ने? हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मी, पापा नहीं आए अभी तक? नहीं आए, पर आते ही होंगे। मम्मी, आपने पापा से मेरे लिए क्या मंगवाया है? तेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड़िया मंगवाई है। और दादी माँ के लिए? कुछ नहीं। और ऐसी कभी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया पर पैसे खर्च करने की? वह देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए, पापा आ गए। अजय ने पिंकी को गोद में उठाते हुए कहा। पता है हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? क्या लाए हो पापा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी गुड़िया लाए हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर। यह लो, तुम्हारे जितनी बड़ी। पापा, इसे मैं दादी माँ को दिखाकर लाती हूँ। दादी माँ, देखो पापा मेरे लिए गुड़िया लाए हैं। वाह बेटा, यह तो बहुत सुंदर है, तुम्हारे जैसी। यह लो कविता, इसमें सामान है जो तुमने मंगवाया था, और इसमें 2 साड़ी हैं, एक तुम्हारे लिए और एक माँ के लिए। अजय, माँ को क्या ज़रूरत है साड़ी की? उनके पास तो पहले से बहुत कपड़े हैं, इसलिए फालतू की चीज़ों में पैसे बर्बाद मत किया करो।
कविता, तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ है वह मेरी माँ का ही है। अजय, पर हमारे पास एक लड़की है और उसके भविष्य के लिए हमें धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं ही फालतू चीज़ों में पैसे खर्च करेंगे तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी तुम्हारी माँ को कहीं जाना नहीं होता, पूरे दिन घर में ही रहती हैं। कविता, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वह मेरी माँ है और मानो तो तुम्हारी भी। वह मेरी माँ नहीं हो सकती, वह अभागन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कविता, अब एक और अपशब्द भी मेरी माँ के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय, फिर तुम भी मेरा आज एक फैसला सुन लो, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर वह बुढ़िया। ठीक है, तो तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। चलो पिंकी, हम चलते हैं। अब हम इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। मुझे तो यहीं दादी माँ के पास ही रहना है। तू भी उस बुढ़िया के पास रहकर उसकी भाषा बोलने लगी? तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब मत कहना। मम्मी, आप मत जाओ प्लीज़। मैं रात को किसके साथ सोऊंगी? अपने पापा के पास सोना। मैं जा रही हूँ। पापा, रोको ना मम्मा को, वे जा रही हैं। बेटा जाने दो, वह नहीं रुकेगी। और चाहो तो तुम भी उसके साथ जा सकती हो। नहीं पापा, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कविता गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कविता को आज गए 2 दिन हो गए। दादी माँ को जब से यह पता चला तो उन्होंने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं। कविता हमेशा दादी माँ को भला बुरा कहती थी, यहाँ तक कि वह उसे खाने को सूखी रोटी दिया करती थी। लेकिन फिर भी उसकी सास उसकी फिक्र करती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, यहाँ तक कि वह कविता को घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को ही मान रही थी। अजय भी कविता के जाने से बहुत दुखी था। उसे भी नहीं पता था कि वह क्या करे। उसने कविता को कई बार फ़ोन ट्राई किया, परंतु उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कविता ने ऐसा क्यों किया। उसने तो उसके साथ जीने मरने का वादा किया था। कुछ समय के लिए अजय अपने अतीत में चला गया। उसे अपने कॉलेज के वह दिन याद आने लगे जब वह कविता से मिला था। कितनी अनजान और अजनबी थी वह, भोली सी सूरत, शांत स्वभाव और दूसरों के लिए जीने वाली। अजय उसे देखकर इस कदर खोया कि उसने सबके सामने पहली बार में ही उसे प्रपोज कर दिया। और कविता भी उसके इस साहस को देखकर उसे ना न कह सकी। कितनी अच्छी थी वो जिंदगी। ना कोई समस्या, ना ही कोई गम था, ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है ना कोई मंजिल। अजय को अच्छी तरह याद था जब एक बार कविता के पापा ने कविता को उसके साथ देख लिया, लेकिन कविता की पसंद को वे ना नहीं कह पाए और उन दोनों की शादी करा दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था, जैसे उसे किसी ने तीर मार दिया हो और वह छटपटा कर ज़मीन पर पड़ा हो। पापा पापा, मम्मा का फ़ोन आया है। अचानक पिंकी की आवाज़ आई। वह आपसे बात करने के लिए कह रही हैं। यह सुनते ही अजय ख्वाबों से बाहर आ गया। देखा तो पिंकी फ़ोन लिए खड़ी थी। अजय ने कविता से बात की। कविता बोली कि अजय, मुझे पिंकी चाहिए। मैं पिंकी के बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। कविता, लौट आओ अपने घर। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ लौट आओ कविता। नहीं अजय, अब यह शायद संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में रहेगी तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। अब फैसला आपको करना है कि आप किसे चाहते हो। और हाँ, मैं पिंकी को लेने आ रही हूँ। भेज दोगे ना उसे मेरे साथ? हाँ, ले जाओ, अगर वो खुशी खुशी तुम्हारे साथ जाना चाहे तो। यह कहते ही अजय का गला रूंध सा गया था। शब्द पता नहीं कहाँ गुम हो गए। वह बहुत ही टूट गया था। वह कविता के बिना भी नहीं रह सकता था और ना ही अपनी माँ के बिना। अजय के मन में बहुत ही उथल पुथल मच रही थी, क्योंकि अब उसे अपने अतीत और भविष्य में से किसी एक को चुनना था। उसके अतीत में मुंह पर झुर्रियाँ लिए और कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए एक तरफ उसकी बूढ़ी माँ थी और दूसरी ओर उसके भविष्य में उसकी पत्नी और उसकी प्यारी सी गुड़िया पिंकी। पता नहीं उसकी ज़िंदगी को किसकी नज़र लग गई। अब तो उसकी ज़िंदगी नरक सी बन गई थी। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। कुछ बोल पाता तभी उसकी माँ बोल पड़ी। बेटा, किसका फ़ोन था? कविता का फ़ोन था। क्या वह वापस आ रही है? नहीं माँ, वह सिर्फ पिंकी को वापस लेने आ रही है।
और हमसे हमेशा के लिए दूर जा रही है। अजय ने कविता की सारी बातें अपनी माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसकी वृद्धा आश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई, पर उसने फैसला कर लिया कि वह वृद्धा आश्रम चली जाएगी, पर अपने बेटे और बहू को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय को धक्का सा लगा। आप क्या कह रही हो माँ? तुम वृद्धाश्रम जाओगी? अपने खुद का घर छोड़कर वहाँ जाकर एक अनाथ की ज़िंदगी जियोगी? नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। अच्छा होता यदि मैं आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी ही नहीं करता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो? कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है, और रही बात मेरी, मेरे पास तो कुछ समय बचा है, उसे मैं वृद्धा आश्रम में ही गुजार लूँगी, और तुम्हारे पास अपनी पूरी ज़िंदगी बची है, वह तुम्हें कविता के साथ ही गुजारनी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी ही बस तुम्हारा एक सहारा होगी, और वैसे भी मैं क्या दुनिया छोड़कर जा रही हूँ? जब तुम्हारा मन करे तब वृद्धा आश्रम में आ जाना, और सुना है वृद्धा आश्रम में भी बहुत ख्याल रखते हैं, और ना ही मुझे परेशानी होगी और ना ही तुम्हें और कविता को। माँ के बहुत समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन अजय अपनी माँ का सारा सामान पैक करके उसे वृद्धा आश्रम छोड़ आया। कविता को जब यह बात पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई और अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। वह बहुत ही चुपचाप सा रहता था। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ पर आई थी, वह उसे अब नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि अजय बहुत ही उदास रहने लगा था। वह कविता से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अजय हर दिन अपनी माँ से मिलने के लिए जाता था, लेकिन वृद्धाश्रम में जाने के बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और वह बहुत ही बीमार रहने लगी। नर्स और डॉक्टर भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अजय की माँ के कहने पर किसी भी डॉक्टर और नर्स ने यह बात अजय को नहीं बताई, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि कहीं अजय परेशान ना हो जाए। वह चाहती थी कि अजय अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। लेकिन जब कई दिनों तक भी उसकी माँ की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल में चेकअप के लिए भेज दिया, और जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि उन्हें कैंसर है, और यह बीमारी लगभग 2 वर्ष से है। अजय जब भी वहाँ मिलने जाता तो कविता को बहुत ही बुरा लगता था। वह उसे हमेशा वहाँ जाने से रोकती थी। वह कभी कभी पिंकी को भी अपने साथ ले जाया करता था, जिससे कविता और भी नाराज़ हो जाती थी। ज़्यादा काम की वजह से कई दिन हो गए अजय वृद्धाश्रम नहीं जा पाया, पर उसे यह बात पता नहीं थी कि उसकी माँ को कैंसर है। जब वह बहुत दिनों के बाद वृद्धाश्रम में आया तो उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। उसने आसपास पूछा तो पता चला कि उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने से अस्पताल में भर्ती है। जब वह अस्पताल में गया तो देखा कि उसकी माँ दवाई के नशे में उसे भी पहचान नहीं पा रही है। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत ही कम दिन बचे हैं। डॉक्टरों ने अजय को उनकी बीमारी के बारे में भी बता दिया। डॉक्टरों के मुंह से यह बात सुनकर अजय के होश उड़ गए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा जब उसे अपनी माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर अजय से पता है, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कुछ गिने चुने देशों में ही इसका इलाज संभव है। अगर तुम्हारी माँ खुश रहे तो यह कुछ थोड़े ज़्यादा दिन और गुजार सकती है। अजय, मुझे अब क्या करना चाहिए डॉक्टर? अब तुम इन्हें अपने घर ले जाओ और हो सके तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखो। घर छोड़ने के गम में ही इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। यदि तुम इन्हें अपने साथ घर ले जाओगे तो इनकी अच्छे से देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी भी कुछ आसान हो जाएगी। आप इन्हें कल शाम अपने घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अजय अपने घर के लिए चल पड़ा। अब उसे एक ही इंसान दिखाई पड़ रहा था, वह थी कविता। कविता को मनाना उसके लिए आसान नहीं था। अजय जानता था कि कविता कभी नहीं मानेगी, पर अजय माँ को घर नहीं लाएगा तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। अजय घर पहुँच जाता है। अजय को देखते ही पिंकी दौड़ी दौड़ी आती है। पापा पापा, आज आप दादी के पास गए थे, कैसी है दादी? क्या वे भी मुझे याद करती है? हाँ बेटा, और कल हम दादी को घर लाएंगे। सच्ची पापा, आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा।
अजय जब कविता के पास गया तो वह खाना बना रही थी। कविता, मैं आज मम्मी से मिलने गया था। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास कुछ 1-2 दिन ही बचे हैं। मैं उन्हें वापस घर लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिन हमारे साथ गुजारे। कविता कहती है, ठीक है, परंतु तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। कविता को इस प्रकार हाँ कहते देखकर अजय बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, हाँ कविता, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। और वह अगले दिन हॉस्पिटल में अपनी माँ को लेने पहुँच जाता है। लेकिन यह क्या, जैसे वह हॉस्पिटल में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि रात इनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई और मरते समय अपने आखिरी पल में तुम्हारा नाम बार बार ले रही थी। अजय बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।